हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वॉरियर के अंदर। इसके अंदर देखेंगे आप कि मैंने स्टेट के एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया है। ये है यहाँ पे मैंने दिखाई है। तो ये मैंने ये शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि CDP के लिए मैंने फर्स्ट ग्रेड की बुक थी राजस्थान की, जनरली वैसे पढ़ने के लिए, तो ये मैंने फ़ॉलो की थी। इसके साथ में आप निशा मैडम का स्टडी चैनल जो है उसको भी फॉलो कर सकते हैं और हिमांशी मैम को भी फॉलो कर सकते हैं, उन दोनों से भी मैंने पढ़ा था। इसके अंदर ये देखो यहाँ पे दिखाया भी है शिक्षक मनोविज्ञान की अवधारणा, कार्यक्षेत्र एवं कार्य, ये यहाँ पे गिवन है, यही मैंने पढ़ा था। ठीक है, इसमें ज़्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है। ये कौन सा व्यवहारवादी संज्ञानात्मक, ये ये सिद्धांत किसने दिया था, उनका क्या नाम था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। CDP मैंने यहीं से की थी सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट बुक है हिंदी की। हिंदी आपको अच्छे से डिटेल से पढ़नी होगी। हिंदी के लिए मैंने रीट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी, तो उसके लिए हिंदी की बुक परचेज की थी। ये है डॉक्टर इंदिरा अशोक और सुभाष चारण की बुक है भाई। ठीक है, तो ये है लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए थी। इसमें सारे टॉपिक्स जो जो हमें चाहिए वो सारे यहाँ पे गिवन है भाई, देख सकते हो आप, देख सकते हो। जैसे वर्ण विचार हैं, अविकारी शब्द हैं, इसमें लिंग वचन क्रिया विशेषण आते हैं, कारक चिन्ह है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेष्य, क्रिया शब्द ज्ञान, काल, वाक्य रचना, ये सारे के सारे जो टॉपिक है ना ये आपकी हिंदी के अंदर पूछे जाते हैं। उपसर्ग हो गया, ठीक है, उपसर्ग हो गया, फिर आगे यहाँ पे संधि आ गई, समास, शब्द शुद्धि, युग्म शब्द, विराम चिन्ह, ये भी पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द हो गया, ठीक है, विलोम शब्द है, तत्सम तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकितीय मुहावरे, ये भी दिया गया। और इसके साथ में यहाँ पे इसके शिक्षण कौशल यानी कि हिंदी पेडागोजी भी दी गई है भाई साथ में। तो पिछली बार ये बोला गया था स्टेट की तरफ से कि भाई हम जैसे CTET के अंदर हिंदी पेडागोजी आती है वैसे ही हम इस स्टेट के अंदर भी हिंदी पेडागोजी करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन वो पैटर्न चेंज हो गया था। फिर एग्ज़ाम टाइम में बच्चों को काफ़ी इस बात से निराशा भी हुई थी कि एट ए टाइम पे उन्होंने सब बोला कुछ और था, आया पेपर में कुछ और ही है, क्योंकि बोला तो CDP के लिए गया था, बोला तो हिंदी पेडागोजी के लिए गया था और आया हिंदी व्याकरण का टॉपिक था। तो आप ये भी पढ़ के जाएँ भाई इसके अंदर, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हिंदी पेडागोजी भी हो सकता है शायद अब की बार सिलेबस चेंज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है मैंने इंग्लिश ग्रामर के लिए कौन सा किया था। इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने ये अरिहंत की बुक है भाई, ठीक है, अरिहंत की है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है, ये मैंने की थी। इसमें 10,000 सेंटेंस, 1000 सोल्व क्वेश्चंस हैं, ये भी दिए गए थे। इसके अंदर से देखो जैसे यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम दिए गए या एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं, वर्ड पावर किस तरह से इंक्रीज़ की जाती है, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, ये हम सारे यहाँ से कर सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे ये देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन ये भी यहाँ पूछे जाते हैं, एडजेक्टिव भी आता है। ठीक है, टेंस आते हैं, आर्टिकल्स भी आते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच आती है, एक्टिव वॉइस आती है, ये सारे कुछ 4-5 टॉपिक है वो यहाँ से ही कर सकते हैं। तो मैंने ये यहीं से की थी, ये काफ़ी अच्छी बुक है। नेक्स्ट है मैथ के लिए, ये मैंने राकेश यादव सर की बुक है, ये मैंने फॉलो की थी। इसके अंदर आप देख सकते हो कि राकेश यादव की बुक ये बायलैंग्वेज है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए। इसमें तो आप सबको पता ही सारे टॉपिक्स गिवन होते हैं, यही सारे टॉपिक मैंने भी पढ़े थे। ठीक है, जो जो एग्ज़ाम के अंदर आपके आते हैं वो सारे के सारे, जैसे नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, जैसे फर्स्ट हो गया हमारा नंबर सिस्टम हो गया, पावर इंडिसेस एंड सर्च, ये भी आ जाते हैं, काफ़ी यूज होते हैं भाई। सिंप्लीफिकेशन है, अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं आती, LCM HCF से क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 परसेंटेज का आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से आता है, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, टाइम एंड वर्क का आता है, वर्क एंड वेजेस, ये सारे टॉपिक हैं, ये यहाँ से हम कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी मैं अच्छे से करवा दूँगी आपको बुक की। और इसके साथ में मैंने रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए भी मैंने मॉक टेस्ट ही लगाए थे। ठीक है, और रीजनिंग आप कर सकते हो, यूट्यूब से काफ़ी चैनल मिल जाएंगे रीजनिंग के लिए तो। और इसके साथ में ही मैंने भाई रीजनिंग रह गया, और हरियाणा जीके के लिए मेरे खुद के नोट्स थे, मैंने वही पढ़े थे। और इसके साथ में आप हरियाणा जीके के लिए हरियाणा जीके बाय प्रदीप सर, ये चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं।
उन्होंने बहुत अच्छे से करवाई थी। उनकी 10 घंटे की वीडियो, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें से आपके क्वेश्चन है वो 3-4 क्वेश्चन तो वहाँ, 4-5 क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं, वहीं से आते हैं मोस्टली तो, ठीक है। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं वो लगभग किसी को भी नहीं आते होते हैं, वो आपका लक है, वो बाय मिस्टेक लग जाता है तो वो अलग बात है। बाकी ये वहाँ से अगर आपके 5-6 क्वेश्चन हो जाते तो अच्छी बात है, ठीक है। और इसके साथ में आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जहाँ से भी अपनी तैयारी करें वहाँ से कर सकते हैं। मैंने मेरा मैथ्स से दिया था, तो मैंने मैथ्स की प्रिपरेशन है वो कहाँ से की थी, वो अगर आप पूछना चाहते हो तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, मैं वहाँ पे बताऊँगी। और इसके साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं मेरे नोट्स भी डाल दूँगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो। इसके साथ में हमारा आज का टॉपिक था वर्ण, वो हम आज का टॉपिक हमारा वर्ण और उनके उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है ये। तो ये देखो क्या है, वर्ण वह मूल ध्वनि जिसकी खंड न हो सके उसे वर्ण बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसको ध्वनि बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है भाई, ठीक है। भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को वर्ण बोलते हैं, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई उसको शब्द बोलते हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते जाते हैं। सबसे छोटी इकाई को तो ध्वनि बोलते हैं और सबसे सार्थक लघुत्तम इकाई है ना, उसको शब्द बोलते हैं, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। इसके साथ में हिंदी में वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है मुख्य रूप से। एक तो होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण होता है उसको कैसे बोलते हैं, स्वर वर्ण यह संख्या में 11 होते हैं और 2 अयोग व्यावरण भी होते हैं। स्वर वर्ण ये रहेंगे ए आ ई ई उ ऊ री ए ओ ओ, ठीक है। अयोग होते हैं अंग और अह, इस तरह से टोटल करके हो जाते हैं 11 संख्या 13 सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को 3 भागों में विभाजित किया जाता है मुख्य रूप से। एक होता है स्पर्श वर्ण, एक होता है अंतस्थ वर्ण, एक होता है उसम वर्ण। स्पर्श वर्ण टोटल संख्या में 25 होते हैं, अंतस्थ वर्ण होते हैं वो टोटल 4 होते हैं और उसम वर्ण होते हैं वो 4 होते हैं। ये मैंने पहले ही लिख लिए थे भाई, ताकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, मैं बाद में लिखूँगी फिर आपको बताऊँगी, तो इससे अच्छा मैंने ये पहले ही लिख लिए थे, ठीक है। तो ये देखो स्पर्श वर्ण होते हैं कौन से, 5 वर्ग के अंदर डिफाइन किया गया उनको। एक तो होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और तय वर्ग और फिर होता है पै वर्ग। इस तरह से टोटल 25 होते हैं, ठीक है। ये याद रखना। अंतस्थ वर्ण होते हैं वो 4 होते हैं, य रै ल व। और उसम वर्ण होते हैं वो होते हैं 4 भाई, स है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम इसके अलावा संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जैसे अक्षत रह गया, इसे संयुक्त वर्ण बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और मिश्रित व्यंजन के अंदर आता है श्रेय, ये श्रेय मिश्रित में होता है। वैसे संयुक्त व्यंजन में इन चारों को भी बोल देते हैं, ठीक है। वैसे कई बार क्वेश्चन में आ जाता है मिश्रित व्यंजन कौन सा है, तो वह हमारा श्रेय रहेगा, ठीक है। अब आते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कौन से वो कंठ से बोले जाते हैं, कौन से तालु से बोले जाते हैं, कौन से मुद्दा से बोले जाते हैं, कौन से दांत से बोले जाते हैं, कौन से ओष्ठ से बोले जाते हैं। यानी कि जब हम बोलते हैं तो कहाँ से इनकी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है। जैसे कंठ से क वर्ग पूरा रहेगा, यानी कि क ख ग घ वाला, ठीक है। और इसके साथ में है और ए और आ, ठीक है। और प्लस में विसर्ग वाला भी रहेगा भाई, ठीक है। एक ये मैंने नहीं बताया था, एक बार ये देख ले भाई। अयोगवाद जो होते हैं ना, अयोगवाद होता है, इसको तो हम बोलते हैं अनुस्वार और इसको बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। ये ध्यान रखें, अयोगवाद ये 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। देखो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में आता है तालु। तालु से च वर्ग बोला जाता है पूरा, च छ ज ज वाला, ठीक है। और य और स ये रहेंगे, ठीक है। ये और स एक अंतस से रहेगा और एक उसम से रहेगा। और इसके अलावा ई ए ऐ, ठीक है। ये सारे तालु से बोले जाते हैं। इनको बोलते समय तालु पे हमारी जीभ टच होती है, थोड़ी सी ध्यान देखना, ठीक। मुद्दा से बोले जाता है ट वर्ग, ट वर्ग कंप्लीट रहेगा, ट ठ ड ढ वाला। और रे बोला जाता है और श बोला जाता है। और इसके अलावा री है वो भी मुद्दा से बोला जाता है। दंत से बोला जाता है तय वर्ग कंप्लीट, तय थ द ध धन, आप बोल के भी देख सकते हो। इसके ल और श ये भी दंत से बोले जाते हैं। ओष्ठ से बोले जाते हैं होठों से, पै वर्ग, ठीक है। व बोला जाता है ऊ ऊ ओ औ, ये सारे हैं, ये इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ रहेगा। नेक्स्ट स्वर तंत्री में श्वास कंपन के आधार पर व्यंजन और वर्ण को वर्गीकृत किया गया है 2 भागों के अंदर। एक तो होता है अघोष और एक होता है सघोष। अघोष कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है और स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं अघोष। अब ये है अघोष में सभी वर्गों के
पहले और दूसरे व्यंजन आते हैं, और इसके अलावा से और से आते हैं। ठीक है, अभी सभी वर्गों के दूसरे पहले और दूसरे व्यंजन देखो एक बार। पहला व्यंजन ये रहेगा क और ख। ठीक है, च वर्ग से च और छ, फिर ट वर्ग से ट और ठ, फिर त वर्ग से त थ, और प वर्ग से प फ। ये इतने रहेंगे, 2 2 4 2 6 2 चौके 8 10 10 तो ये, और 3 ये, 10 और 3 13। 13 वर्ण ऐसे हैं जो सघोष होते हैं। इसके अलावा अघोष कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में श्वास से स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है। सभी वर्गों की तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन और य र ल व है, ये सारे किससे बोले जाते हैं? स्वर। इसे सघोष बोलते हैं। सघोष को सीधा घोष भी बोल देते हैं भाई। ठीक है, सघोष बोलो या घोष बोलो, घोष व्यंजन। तो इसमें तीसरे और चौथे यानी कि ग घ ड़ ज झ ढ ढ ण, ये सारे इससे बोले जाते हैं। और इसके अलावा य र ल व है, ये 5 ये बोले जाते हैं। और 9 ये भी ध्यान रखना है कि सभी स्वर जो होते हैं वो सघोषी होते हैं, इनको घोष ही बोलते हैं। ठीक है, वो जो बाकी के बच गए हैं अल्प प्राण और महाप्राण हैं, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।